नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। स्वागत है आपका वकालत की दुनिया में। दोस्तों, वकालत की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो हमेशा सच्चाई का साथ देती है और एक वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकता है। वकील के अलावा और कोई किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं करता। याद रखिए इस बात को। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस एपिसोड की। आपको जैसा कि पहले ही इस बात से आप अवगत होंगे कि हम पिछले 3 या 4 एपिसोड से भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 17 में चल संपत्ति से वर्णित सभी प्रकार के अपराधों पर चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। उन अपराधों के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे सबसे प्रथम अपराध आपका सामान्य अपराध आपका हो गया चोरी। चोरी को धारा 378 में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार छिनैती को धारा 379 अ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार आता है एक्सटॉर्शन यानी कि जबरी वसूली, जिसे धारा 383 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और उसके बाद इन चोरी, छिनैती और एक्सटॉर्शन, इन तीनों का जो परस्कृत रूप होता है, जो गंभीरतम रूप होता है, वो होता है रॉबरी या डकैती का अपराध। तो रॉबरी या डकैती के अपराध को धारा 390 से लेकर 402 के बीच में प्रावधानित किया गया है। इसमें इनकी परिभाषा बताई गई है, इनके इस अपराध का गठन करने वाले मूल कारकों को बताया गया है और इस अपराध के लिए किन परिस्थितियों में किस प्रकार का दंड दिया जा सकता है, इसके बारे में विश्लेषण किया गया है। तो मित्रों, इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने रॉबरी के बारे में डिस्कस किया था, यानी चर्चा और परिचर्चा की थी रॉबरी के बारे में। अब इस एपिसोड में हम केवल डकैती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले भी हम इस बात पे वार्तालाप कर चुके हैं कि धारा 390 के अंतर्गत रॉबरी की परिभाषा दी गई है। धारा 390 के अंतर्गत रॉबरी की परिभाषा किस प्रकार दी गई है, ये डकैती के अपराध के बारे में बात करने से पहले जान लेना अति आवश्यक है। दोस्तों, धारा 390 ये कहती है कि रॉबरी के हर अपराध में चोरी या जबरी वसूली, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट या एक्सटॉर्शन शामिल होता है। जैसे चोरी को अगर हम धारा 378 की परिभाषा के अनुसार देखें तो सीधा सा मतलब बनता है कि यदि कोई अपराधी, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसके स्वामित्व से कोई चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक अपने कब्जे में कर लेता है तो वो घटना चोरी कहलाती है। इसी प्रकार धारा 383 के अंतर्गत एक्सटॉर्शन का यानी कि जबरी वसूली की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जान से मारने का भय दिखाकर या चोट पहुंचाने का भय दिखाकर या उसके आवागमन को बाधित करने का भय दिखाकर उसे अपने स्वामित्व से किसी संपत्ति को सौंप देने या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को सौंप देने या किसी ऐसे कागज पर हस्ताक्षर और सील बंद करके सौंप देने के लिए बाध्य करता है, बेईमानी पूर्वक बाध्य करता है, इंटेंशनली बाध्य करता है, जिसे कि बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार का जो कार्य किया जाता है वो एक्सटॉर्शन का कार्य होता है दोस्तों, यानी कि जबरी वसूली का काम होता है। तो धारा 378 और धारा 383 के अंतर्गत हमने चोरी और एक्सटॉर्शन की परिभाषा देख ली। अब हम देखते हैं धारा 390 के अंतर्गत कि जो रॉबरी है वो किस प्रकार से चोरी के माध्यम से रॉबरी बन जाती है, जबरिया वसूली के माध्यम से रॉबरी बन जाती है। जैसे चोरी 390 कहती है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करते समय या चोरी का प्रयास करते समय या फिर चोरी का सामान लेकर जाते हुए या चोरी का सामान ले जाने का प्रयास करते हुए किसी व्यक्ति को जान से मार देता है या उसे चोट पहुंचा देता है या उसके आवागमन को बाधित कर देता है, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन,
उसे जान से मारने का भय पैदा करता है, तुरंत जान से मार देने का भय पैदा करता है, या उसे तुरंत चोटिल करने का भय पैदा कर देता है, या उसके आवागमन को बाधित करने का भय पैदा कर देता है, और इस प्रकार बेईमानी पूर्वक उसकी संपत्ति को खुद के कब्जे में ले लेता है। तो ये जो घटना होती है दोस्तों, ये जो अपराध होता है, चोरी का अपराध होता है जो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार एक चोरी रॉबरी बन जाती है। इसी प्रकार दोस्तों जबरिया वसूली कैसे होती है, जबरिया वसूली कैसे रॉबरी में बदल जाता है। जबरिया वसूली में क्या होता है कि एक अपराधी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जान से मार देने का भय दिखाता है, या उसे चोट पहुंचाने का भय दिखाता है, या उसके आवागमन को बाधित करने का भय दिखाकर इंटेंशनली साहसपूर्ण तरीके से उसे कोई चल संपत्ति दे देने के लिए, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने के लिए, या फिर ऐसे कागज पर हस्ताक्षर और मोहर अपना सील लगाकर उसे सौंपने के लिए बाध्य करता है, जिसे बाद में एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार की घटना करने वाला व्यक्ति जो होता है वो जबरिया वसूली करने वाला अपराधी होता है, और ये घटना जबरिया वसूली होती है जो कि रॉबरी के रूप में सामने आती है धारा 390 के परिभाषा के अनुसार। अब ये हमने चोरी की परिभाषा देख ली, एक्सटॉर्शन का परिभाषा देख लिया, और रॉबरी का परिभाषा देख लिया। अब रॉबरी दोस्तों जब कब होती है, जब इसमें अपराधियों की संख्या 4 या 4 से कम होती है तो ये रॉबरी होती है। लेकिन जैसे ही अपराधियों की संख्या 5 या इससे बढ़ जाती है, 6 हो जाती है, 7 हो जाती है, 8 हो जाती है, तब ये जो रॉबरी का अपराध है यही अपराध डकैती में बदल जाता है। दोस्तों आपको याद होगा कि 16 फिल्म में गब्बर सिंह ने पूछा था सांबा से, कालिया से, कितने आदमी थे? कालिया ने बताया था 2। दोस्तों गब्बर सिंह कालिया को नहीं मारता, लेकिन उससे गुस्सा इसी बात पे आया कि केवल 2 आदमी थे। 2 आदमी का मतलब क्या हुआ? या तो वो चोर हो सकते हैं, या लुटेरे हो सकते हैं, रॉबर हो सकते हैं। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा होते तब वो डकैत होते, क्योंकि गब्बर सिंह भी एक डकैत था, डकैती डालने वाले गिरोह का सरदार था। तो उसको लगता था कि उसको चुनौती देने वाले बंदे भी किसी डकैत गिरोह के हैं। लेकिन यहां पे उसे अफसोस होता है कि जब कालिया बताता है कि केवल 2 ही आदमी थे, इसी बात पे गुस्सा करके उसे तीनों को मारता है, कालिया और उसके दोनों साथियों को, और बताता है कि इन तीनों ने उसका नाम मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि एक डकैत गिरोह को चलाने वाला सरदार और उसके आदमी एक 2 लुटेरों से कैसे डर सकते हैं। तो यहां पे बात संख्या की ही थी। वो गब्बर सिंह उस संख्या को ही जानना चाहता था ताकि वो फैसला कर सके कि ये जय और वीरू लुटेरे चोर हैं या फिर उसकी तरह कोई नामी गिरामी डकैत है। तो यहां पे संख्या ही बताती है कि अमुक घटना रॉबरी है या उसे डकैती के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। तो रॉबरी है तो उसमें निश्चित रूप से 4 या 4 से कम अपराधी होंगे, और जैसे ही 4 से ज्यादा अपराधी हो जाएंगे ये जो रॉबरी है वो डकैती में बदल जाएगी दोस्तों। तो जैसा हम जानते हैं कि रॉबरी एक संज्ञेय अपराध है, एक गैर जमानती अपराध है, और असमनीय अपराध है, यानी नॉन कॉम्पाउंडेबल है, और इसका जो ट्रायल होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट के द्वारा किया जाता है। परंतु जैसे ये डकैती बन जाता है, यानी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर रॉबरी का काम अपराध करते हैं, तो वो डकैती हो जाता है। तो डकैती भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, और गैर जमानती है, नॉन बेलेबल है, और इसका जो ट्रायल होता है दोस्तों वो सेशन कोर्ट के द्वारा होता है, सत्र न्यायालय के द्वारा होता है। अब आइए देखते हैं कि डकैती के लिए दंड कितना दिया जा सकता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम देखते हैं धारा 395 395 कहती है कि डकैती का अपराध करने वाले अपराधियों को 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा और जुर्माना दी जा सकती है। यह सजा हो सकती है दोस्तों। अब ये तो नॉर्मल है, लेकिन डकैती भी कंडीशनल होती है।
यदि मान लीजिए धारा 396 क्या कहती है दोस्तों, धारा 395 के अंतर्गत तो आपने देख लिया कि एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब रॉबरी का अपराध करते हैं तो वो डकैती कहलाती है और इसमें 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन धारा 396 क्या कहती है, 396 वो क्या बोलती है, वो कहती है कि डकैती का अपराध करने गए गिरोह में यदि किसी व्यक्ति ने उस अपराध के दौरान किसी व्यक्ति की हत्या कर दी तो उस अपराध में शामिल 5 या 5 से जितने भी अधिक व्यक्ति होंगे सबको डकैती और मर्डर दोनों के लिए विचारित किया जाएगा, दोनों के लिए अपराधी माना जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति, भले ही एक व्यक्ति ने उसकी हत्या की हो, परंतु उस गिरोह में जितने भी सदस्य होंगे जो उस डकैती में शामिल होंगे उन सभी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों सजा जो होती है ना वो मृत्यु दंड तक हो सकती है, यानी कि डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, या 10 वर्ष तक कठोर कारावास की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो जुर्माना हर एक के साथ होगा, यानी मृत्यु दंड अगर दिया गया तब भी जुर्माना साथ में रहेगा, आजीवन कारावास हुआ तब भी जुर्माना साथ में है, और 10 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा हुई तब भी जुर्माना साथ में रहेगा। तो दोस्तों 396 एक बहुत ही गंभीरतम धारा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि 396 होगी तो 397 क्या कहती है, डकैती का प्रावधान करने वाली धारा 397 क्या कहती है, डकैती के बारे में प्रावधान करने वाली। तो दोस्तों धारा 397 कहती है कि यदि डकैतों का गिरोह खतरनाक हथियारों के साथ डकैती डालता है, यानी कि रॉबरी का अपराध करता है दोस्तों, और उन हथियारों के साथ किसी व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास करता है या उसे चोट पहुंचाता है, तब ये एक संगीन अपराध होता है मित्रों। और इसके लिए कम से कम 7 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है मित्रों। तो धारा 397 में कंडीशन क्या है कि खतरनाक हथियारों के साथ डकैती डालना और संबंधित व्यक्ति जिसके घर में डकैती डाली जा रही है, जिसको लूटा जा रहा है, उसको 5 से 5 अधिक व्यक्तियों द्वारा यदि लूटा जा रहा है तो उसे खतरनाक हथियार के साथ जान से मारने या उसे चोट पहुंचाने का प्रयास करना, यह धारा 397 के अंतर्गत दिए गए दंड के प्रावधान के अंतर्गत आता है मित्रों। अब 397 हो गया। अब आते हैं दोस्तों 398। 398 क्या कहता है कि यदि डकैती डालने वाले अपराधी जो 5 या 5 से अधिक की संख्या में हैं, वो बंदूकें लेकर डकैती डालने का प्रयास करते हैं या डकैती डालते हैं, तो इसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो धारा 398 यानी 398 के अंतर्गत किया गया है। आप बंदूक लेकर जाएंगे डकैती डालने के लिए, 5 या 5 से अधिक सदस्यों का गिरोह यदि बंदूक लेकर जाता है डकैती डालने के लिए, तब उसे धारा 398 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार दंडित किया जाएगा और वो 7 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा और जुर्माना के रूप में सामने आ सकता है। दोस्तों इतनी सजा दी जा सकती है। 398 हो गया। अब जो सेक्शन 399 है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्योंकि ये 399 जो सेक्शन है, धारा है, वो ये बताती है कि डकैती की तैयारी करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध होता है मित्रों। जी हाँ, यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर डकैती डालने की तैयारी करते हैं और पकड़ लिए जाते हैं दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है। यानी डकैती के अपराध करने की तैयारी करना भी अपने आप में एक अपराध होता है और इसके लिए दोस्तों 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। यह भी हमेशा की भांति जैसा मैंने बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, असमनीय है और ट्राइबल बाई
सेशन कोर्ट है, यानी सत्र न्यायालय द्वारा ही इसका विचारण किया जाता है। अब यार 399 आपने देख लिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा थी। अब आते हैं सेक्शन 400 यानी कि 400, जो 400वीं धारा है, वो डकैती के अपराध को दंडित करने के लिए किस प्रकार का प्रावधान करती है, ये हम देखते हैं। तो मित्रों, धारा 400 है जो ये बताती है कि यदि आप डकैती डालने वाले किसी गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, तो किसी गिरोह का डकैतों के गिरोह का सक्रिय सदस्य होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होता है, और इसके लिए गिरफ्तारी के बाद दोस्तों अगर विचारण चलता है तो कम से कम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा भी हो सकती है। तो धारा 400 के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं वो ये बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति डाका डालने वाले किसी गिरोह का सक्रिय सदस्य है, उसका सदस्य है, तो वो एक अपराधी है और उसको 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों 402। धारा 401 ये बताती है कि यदि 4 या 4 से कम व्यक्ति रॉबरी करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो वो रॉबरी के अपराध के दोषी होंगे, भले ही उन्होंने अपराध किया है या नहीं किया है। लेकिन अगर वो एकत्र हो गए हैं रॉबरी डालने के उद्देश्य, लूट करने के उद्देश्य से, तो वो रॉबरी के अपराधी हैं, उनको उसके अनुसार दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 402 बताती है कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, डेफिनेटली डकैती है तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे, उसमें सदस्य होंगे, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं डकैती डालने के उद्देश्य से, तो ये अपने आप में एक अपराध होता है, अनलॉफुल असेंबली होती है, और इस अपराध के लिए दोस्तों 7 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो याद रखिए, रॉबरी और डकैती में केवल संख्या बल का ही अंतर होता है। अगर 4 या 4 से कम अपराधी हैं तो वो अपराध रॉबरी में गिना जाएगा, रॉबरी के अंतर्गत आएगा, और उसका विचारण जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट के पास होगा। और यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं और अपराध रॉबरी वाला ही किया गया है, तो मित्रों ये जो अपराध होता है ये डकैती कहलाएगा, संख्या बल के आधार पे डकैती कहलाएगा, और इसका जो ट्रायल होगा वो होगा सेशन कोर्ट में, यानी इट इज ट्रायबल बाय ऑनरेबल सेशन कोर्ट। तो इस प्रकार हमने देखा कि रॉबरी और डकैती में क्या अंतर है, सिर्फ अपराधियों की संख्या का। 4 या 4 से कम है तो रॉबरी, 5 या 5 से अधिक है तो डकैती। रॉबरी है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में इसका ट्रायल होगा, और डकैती है तो ऑनरेबल सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल होगा। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि चल संपत्ति से संबंधित जो मोटे मोटे अपराध हैं, जो चोरी से लेकर डकैती तक हैं, वो धारा 378 से लेकर 402 के अंतर्गत प्रावधानित किए गए हैं। उनकी परिभाषा दी गई है, उस अपराध को गठन करने वाले आवश्यक कारकों के बारे में बताया गया है, और इन अपराधों के लिए दंड का जो प्रावधान दिया गया है उसके बारे में विश्लेषण किया गया है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम चल और अचल संपत्ति से संबंधित अन्य अपराधों के बारे में चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो गब्बर सिंह को याद करिए, और याद करिए कि उसने क्यों ये पूछा था कालिया से कि कितने आदमी थे। ये बहुत बड़ा प्रश्न था, लेकिन उस समय हम लोग समझ नहीं पाए। आज हमें समझ में आ रहा है कि गब्बर सिंह ने क्यों पूछा था कि कितने आदमी थे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, क्योंकि कमेंट्स लिखेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी गलतियां कहाँ हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वकालत की दुनिया में यूं ही अपना मुकाम बनाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।